राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है इस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का, वो रहने वाला है 17 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चन, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी उसके 25 क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। ओम कृष्ण एक प्रणता कृष्ण। और इसी श्लोक के साथ हम आज की इस क्लास को, आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना रुकावट के। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, other religions and persuasions ORP comprise how much of population? 3.9 million, 7.9 million, 5.9 million या फिर 9.9 मिलियन। उससे पहले ये अदर रिलीजन एंड परसुएशन जो लिखा है इसमें क्या आता है? आपको पता तो है कि इंडिया में जो रिलीजन्स है बहुत सारे हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख। लेकिन इस अदर रिलीजन ऑफ परसुएशन ORP कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इसमें क्या आता है? तो जो हमारे जो 6 मेजर रिलीजन है, 6 मेजर जो रिलीजन है, कौन कौन से रिलीजन जो ऑल मेंशन है, जैसे कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ये 6 मेजर रिलीजन है इंडिया में। तो इन सब को छोड़ के जो बाकी अदर रिलीजन्स हैं उस कैटेगरी में वो आते हैं ORP कैटेगरी में। क्लियर? और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? तो इनकी पॉपुलेशन है 7.9 मिलियन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं हम अगर बात करें हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, तो ये चार्ट आप देख लीजिए। देखो ये जो अदर्स लिखा है ना, ये वही कैटेगरी है, 7.9 मिलियन। ठीक है। हिंदू की 966.2 मिलियन, मुस्लिम की 172.2 मिलियन। ठीक है, मतलब 80.5% सबसे मेजर रिलीजन ये क्या बोलते हैं इंडिया में हिंदू का, ये तो आपको पता है। और क्या बोलते हैं हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? तो वो नेपाल है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्रिश्चियन कितना है? 27.8 है, 620.8 मिलियन है, बुद्धिज़्म 8.4 मिलियन है, जैनिज़्म 4.4 मिलियन है। और जैनिज़्म जो रिलीजन है इसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेसी देखने को मिलती है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। वहीं हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज जो है जैन 0.4% है, और बुद्धिज़्म वाले 0.8%, सिख वाले 1.9%, क्रिश्चियन 2.3 और मुस्लिम 13.4%। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हेन वॉज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो आपको पता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसको नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। तो वो आपसे पूछा है कब किया था। ठीक है, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या बोलते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ये क्या है? हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री देती है? ये देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था ये 1991 और 92 के टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब BOP क्राइसिस आया था भारत में तब स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ आती है। ठीक है, और पहली बार किसको मिला था? तो 91 92 में सबसे पहली बार मिला था ये विश्वनाथ आनंद को। ये नाम आपको याद रखना है, चेस से संबंधित है, विश्वनाथ आनंद। क्लियर? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
और ये नाम कब चेंज हुआ था? तो ये चेंज हुआ था 6 अगस्त 2021 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम चेंज करके लिख कर दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और 2024 में किस किस को मिला है ये आप मुझे बता दीजिए। 4 लोगों को मिला है, कौन कौन है वो, ठीक है। और वहीं हम बात कर लें सेकंड जो हाईएस्ट होता है, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है वो कौन सा होता है? तो सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है वो होता है अर्जुन अवार्ड। कौन सा? अर्जुन अवार्ड, ठीक। सबसे पहली बार ये 1961 में शुरू हुआ था और उस टाइम पे कुछ लोगों को मिला था। मैं आपको वो नाम आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि सहजानंद महादेव शेट्टी, सहजानंद नंद महादेव शेट्टी को मिला था, सलीम दुरानी, कृष्णा दास, इनको सबको पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है। और पीके बनर्जी कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है ये आपको ध्यान में पता होना चाहिए। और इनका जीएस रंधावा और एक और थे नंदू नाटेकर, ठीक है। और किस किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सहजानंद महादेव शेट्टी ये आपको पता है कबड्डी से एसोसिएटेड है। सलीम दुर्रानी क्रिकेट से हैं। ये आर्चरी तीरंदाजी, पीके बनर्जी फुटबॉल से, और जीएस रंधावा ये एथलेटिक्स, और नंदू नाटेकर बैडमिंटन। ठीक। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2024 में किसको मिला है कौन सा अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद अवार्ड? तो 2024 में मिला है डी गुकेश को, जो कि अभी कौन सा टाइटल होल्ड कर रहे हैं। और हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, इन 4 लोगों को मनु भाकर पहली वुमन बन गई जिसको एक ओलंपिक में 2 मेडल मिले हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। डी गुकेश किससे संबंधित है? ये चेस से संबंधित है। हरमनप्रीत हॉकी से हैं। और ये जो प्रवीण कुमार है ये पैरा एथलेटिक, और मनु भाकर शूटिंग से एसोसिएटेड है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड इन February 2023? सीपी राधाकृष्णन, रमेश बायस, टी गहलोत या आर.एन. रवि? तो आपको कन्फ्यूजन किस में होगी? आपको कन्फ्यूजन होगी रमेश बायस और सीपी राधाकृष्णन में। क्यों? क्योंकि ये भी गवर्नर ऑफ झारखंड रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन इनका टाइम पीरियड था 2021 से 2023 तक। करंटली अभी कौन है? अभी हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। और डी गहलोत के बारे में पता नहीं चाहिए, कर्नाटका के गवर्नर हैं। और आर.एन. रवि जो हैं ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ठीक है। और अच्छा, हाँ, ये नाम आपको, रमेश बायस जो हैं ये झारखंड से पहले महाराष्ट्र के थे, ठीक है, गवर्नर। मतलब हैं अभी, सॉरी, हैं अभी 2023 और 2024 में अभी ये महाराष्ट्र के हैं गवर्नर, ठीक है, करंट में, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। चलते हैं आगे। वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट होस्टेड इन इंडिया इन 1976? तो आपको इसमें पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल जो टेस्ट मैच है वो इंडिया ने होस्ट किया था कब? 1976 में। कहाँ किया था? न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई या कोलकाता? तो जगह का नाम है बैंगलोर में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टेस्ट कब हुआ था?
फर्स्ट वुमेन टेस्ट, ठीक है। इंडिया में तो 1976 में हुआ था, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट वुमेन टेस्ट कब हुआ था? वो हुआ था 1934 में, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का, ठीक है। ये चीज़ बतानी चाहिए। और वहीं हम नॉर्मली बात कर लें तो आप मुझे बता देंगे कि फर्स्ट T20 कब हुआ, फर्स्ट ODI कब हुआ, है ना, और फर्स्ट टेस्ट कब हुआ, और फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैन का और वुमेन का कब कब हुआ, और ICC जो है उसका हेडक्वार्टर क्या है, ये भी आप मुझे बता दें। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट हुआ था हमारा 1877 में, और T20 तो अभी 2004 में ही हुआ है, फर्स्ट वाला अभी स्टार्ट हुआ है, आपको पता है। ODI जो है 1971 में। और देखो, क्रिकेट वर्ल्ड कप में याद रखना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन का जो है वो पहले स्टार्ट हुआ था, मैन का बाद में हुआ, 2 साल बाद, ठीक। और ICC हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दुबई में, दुबई UAE, ठीक। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आप मुझे क्रिकेटर्स की बुक, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी हैं, वो किस किस की हैं ये आप मुझे बता दीजिए। जैसे कि प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है ना, क्योंकि हमने नॉर्मल बॉल डायमेंशंस वगैरह ये सब कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ हमने ये बुक्स वगैरह डिस्कस नहीं की थी, तो वो भी कर लेते हैं। और नो स्पिन किसकी है ऑटोबायोग्राफी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, स्ट्रेट फ्रॉम माई हाइट, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? और 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है? और सनी डेज बता दो आप लास्ट, सनी डेज किसकी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर की। नो स्पिन किसकी है? शेन वॉर्न की। टेस्ट ऑफ माई, युवराज सिंह, यूवी पाजी की। स्ट्रेट फ्रॉम माई हाइट, कपिल देव की। अच्छा, कपिल देव का निकनेम क्या था ये बताना चाहिए आपको। और सेंचुरी इज नॉट इनफ है सौरभ गांगुली की, जिनको हम निकनेम क्या बोलते हैं, दादा, ठीक। और 281 बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की। और सनी डेज है अपने सनी पाजी की, सनी गवास्कर, सुनील गवास्कर। सुनील गवास्कर। और कपिल देव का निकनेम क्या है? यह है हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको मतलब कि याद होनी चाहिए, ठीक है। और भी हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि वो सक्सेस से रिलेटेड है, गेल की भी ऑटोबायोग्राफी है ना, वो सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1814? तो ये हम बहुत बहुत बार कर चुके हैं कि आत्मीय सभा जो है किसने बनाई थी? ये बनाई थी राजा राम मोहन राय ने, जो आगे चल के 1828 में बन गई ब्रह्मो समाज में, ब्रह्मो समाज में। और हमें क्या पता है, और हमें पता है कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं, इन्होंने इनकी जो राइटिंग्स हैं, जैसे संवत कामदी, मिरातुल अखबार इन्होंने लिखी, है ना। परसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इन्होंने लिखी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। और गिफ्ट टू मोनोथिज्म भी इन्हीं की है। और क्या क्या, और इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। और
इन्होंने वेद और उपनिषद को बंगाली में कन्वर्ट किया। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी देख चुके। राजा, अच्छा, राजा का टाइटल उनको अकबर द्वितीय ने दिया। इतना हम ऑलरेडी देख चुके हैं राजा राममोहन रॉय के बारे में। ठीक है, तो इतने के बारे में आपको कोई डिस्कस नहीं, कोई वो नहीं हो चाहिए। वहीं हम बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर की, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में हमें पता है कि ये किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं विंडो रिमैरिज एक्ट से। विंडो नहीं, सॉरी, विडो रिमैरिज एक्ट। रिमैरिज एक्ट कब हुआ था? 1856 में। किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, इतना क्लियर, इतनी बात मेरे को ऑलरेडी पता है। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने बनाई थी तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में, और इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी। तत्वबोधिनी पत्रिका। साथ साथ में इन्होंने एक और जर्नल निकाला था, इसका नाम था ब्रह्मो कॉवेनेंट। ब्रह्मो कॉवेनेंट। ठीक, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। और आपको पता है कि इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था और केशव चंद्र सेन को भी इन्होंने ज्वाइन करवाया था, लेकिन इनकी आपस में बनी नहीं, मतलब कि इनके जो विचारधाराएं हैं वो आपस में मिली नहीं। और क्या हुआ, केशव चंद्र सेन जो है, मतलब कि ब्रह्मो समाज दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा जो है ये केशव चंद्र सेन ले गए, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। कब की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1866 की। और उसी टाइम पे दूसरा जो विभाजन हुआ उसको बोलते हैं आदि ब्रह्मो समाज। ये उठा ले गए देवेंद्रनाथ टैगोर 1866। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, और भी हम थोड़े से वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्रह्मो समाज को अपोज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसको हम बोलते हैं धर्म सभा। क्योंकि आपको पता है ये आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करते थे, है ना। और किसने बनाई थी? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने कब बनाई थी? ये बनाई थी 1829। ठीक है, वहीं हम बात कर लें, आप मुझे बता दो परमहंस मंडली किसने बनाई है? परमहंस मंडली। प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ठीक है, किसने बनाया है? तो आपको पता है होना चाहिए, परमहंस मंडली बनाई है दादोबा पांडुरंग ने। वहीं प्रार्थना समाज बनाया है आत्माराम पांडुरंग ने। दोनों कलकत्ता में बने, कलकत्ता में। रंग ने कब बनाया? ये बना है 1867 और ये 1849। वहीं आर्य समाज की बात करें तो ये बनाया है दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और दयानंद सरस्वती के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था मूल शंकर। रियल नेम जो था इनका था मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश भी इनकी राइटिंग्स है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने दो नारे दिए। एक नारा दिया इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, और दूसरा था गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ चलो। ठीक है, और अच्छा, SNDP मूवमेंट आपको पता होगा। SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन योजना, ये कब हुआ था? ये 1902 में हुआ था। कहाँ पे? केरला में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने स्टार्ट किया था। ये चीज़ अभी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये SNDP के बारे में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कजरी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कजरी महोत्सव किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? मिर्जापुर में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, झांसी में। ठीक है,
तो आपको ये तो पता है कि कजरी उत्सव उत्सव जो है उत्तर प्रदेश का है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, कब सेलिब्रेट होता है मैं ये भी बताता हूँ। ये कजरी उत्सव होता है अगस्त के महीने में, ठीक है, अभी अभी के टाइम पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है मिर्ज़ापुर में, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोरखपुर में कौन सा सेलिब्रेट होता है? गोरखपुर में जो सेलिब्रेट होता है उसको बोलते हैं गोरखपुर महोत्सव, जो कि जनवरी में होता है। गोरखपुर महोत्सव कब होता है? जनवरी में। और एक खिचड़ी मेला भी गोरखपुर में लगता है। क्या है? खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला भी यहीं पे लगता है। और हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो कजरी महोत्सव के अलावा भी कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि नौटंकी, रासलीला, झोरा, चपेली और जैता। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश के नए न्यू ईयर की बात करें तो न्यू ईयर उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट करता है किस नाम से? राम नवमी के नाम से, राम नवमी। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है? पुथांडू के नाम से। क्लियर? और वहीं हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है हमारा एक क्लासिकल डांस जिसको हम बोलते हैं कथक। कथक के बारे में भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसको हम बोलते हैं डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। ठीक है, और क्वीन ऑफ इसका एक फॉर्म है ठुमरी, उसकी क्वीन किसको बोला जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी किसको बोला जाता है? वैसे ही जैसे ठुमरी एक फॉर्म है, वैसे ही एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं नटवरी। ठीक, और तीन घराना एसोसिएटेड है, तीन घराना एसोसिएटेड है कथक से। कौन कौन से घराने? लखनऊ का घराना, जयपुर और बनारस घराना। जयपुर, बनारस घराना, ये तीनों घराना कथक से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, इतना। और क्वीन ऑफ ठुमरी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है गिरिजा देवी को। ये नाम आपको याद रखना है, गिरिजा देवी। कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंट कौन कौन हो जाएंगे, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू, सितारा देवी, आस्थाना सिस्टर्स, कामिनी और कामिनी और नलिनी आस्थाना। ठीक है, शोभना नारायण नारायण, कुमुदिनी लकिया, कुमुदिनी लकिया और रोहिणी भाते। ठीक है, वैसे मैंने पहले सेशंस में इसकी ट्रिक कराई है कि हम कैसे कथक वालों को याद करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मटकी डांस इज फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपको पता है पंजाब से कौन कौन से एसोसिएटेड है फोक डांस? तो वो है भांगड़ा, गिद्दा, दफ, गिद्दा, दफ दमन, दफ धमन। ठीक है, वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है? यहाँ पे पंजाब में गिद्दा है, वहाँ पे गरबा है, गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और भवई। ठीक, ये कुछ जो नाम है बाबा पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश, तो ये मटकी डांस जो है ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से और कौन कौन से हैं? और कौन कौन से हैं? जैसे कक्सर, माच, खड़ा नाच, खड़ा नाच, भगोरिया, फूल पत्ती, फूल पत्ती, तरताली। तेरह ताली अलग है, तरताली अलग है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं इसमें। जवारा, मटकी तो आपने देख ही लिया। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र के हैं लावनी, कोली, लेजिम, गफा
तमाशा, मौनी। ठीक है, ये कुछ डांस हैं जो महाराष्ट्र से एसोसिएटेड हैं, पंजाब से एसोसिएटेड हैं। अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने फोक डांस देख लिया, एक बार हम लोग फेस्टिवल भी देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा इसके फेस्टिवल। ठीक है, तो फेस्टिवल आप कैसे, फेस्टिवल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे लोकरंग हो गया, लोकरंग, खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो टेम्पल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, भगोरी हाट, भगोरी हाट, गड़िया, रसनावा, रसनावा, और पंचमढ़ी उत्सव, पंचमढ़ी उत्सव, तानसेन म्यूज़िक, तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल, और चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल, चैत्या जो बुद्धिज़्म त्यौहार है ना, गिरी विहार फेस्टिवल। और आपको पता होना चाहिए एमपी के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क भी यहीं पे हैं। ठीक है, और एमपी में जो भोपाल पड़ता है उसको हम लैंड ऑफ लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बना है, हम जो उतने भी सेशन किए हैं उसी में क्वेश्चन बना है, तभी मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पाल्म्स, महागोनी, टीक या इबनी या इबोनी। तो आपको पता है पाल्म्स, महागोनी और इबोनी ये तो तीनों हैं एवरग्रीन के टाइप, किसके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के, तो टीक हमारा आंसर हो जाएगा। और अब पता होना चाहिए आपको कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है ये मैक्सिमम इंडिया में पाया जाता है, मतलब सॉरी, इसको अपने सेंटेंस को रिफ्रेम करता हूँ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक, इस तरह समझो, दो तरह का होता है ये आपको पता होना चाहिए, एक को हम बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक को हम बोलते हैं मॉइस्ट। डिफरेंस क्या है, जहाँ पे रेनफॉल 70 से 150 सेंटीमीटर की हो उसको ड्राई बोलते हैं, जहाँ 150 से 200 की हो उसे मॉइस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं तेंदू के, खैर के, पलास के पेड़, और मॉइस्ट डेसिडुअस में पाए जाते हैं शीशम के, सागौन के, टीक के और साल के। वहीं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन को बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब ये नहीं कि ये पूरे साल हरा ही रहता है, पर कहने का मतलब ये है कि इसका एक पोर्शन, जैसे एक पोर्शन में पतझड़ हो रहा है ना, तो बाकी पोर्शन में नहीं हो रहा, तो बाकी मतलब हरा तो दिख ही रहा है वो, समझ रहे हो, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं। इसकी यहाँ की जो रेनफॉल है वो हमेशा ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, टेम्परेचर भी इसको अच्छा खासा चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए, और जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो ये वाला रीजन है ट्रॉपिकल और कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। और हम इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो जाएगा अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट बोल लो, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल पाल्म, महागोनी, इबोनी तो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। और हम और बात करें, अगर और बात करें तो ट्रॉपिकल थॉर्न की बात कर लेते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न। ठीक है, तो यहाँ ये जहाँ पे रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर हो वहाँ पे ये मिलते हैं, और इनके जो पत्ते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस का लीफ देखा है ना आपने, कांटे लगे होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि वाटर लॉस को अवॉइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि पता है गर्मी तो ज़्यादा पड़ती है, बारिश होती नहीं है, तो अगर पानी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा तो इनकी दिक्कत है, तो इसलिए इनके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें जैसे तुसोकी ग्रास, इसी का एग्जाम्पल है तुसोकी ग्रास, बाबुल हो गए, बाबुल के पेड़, खेजड़ी के पेड़ और कैक्टस के पेड़, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वहीं हम और बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में अलग नाम से
और साउथ इंडिया में अलग नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में हम इसको बोलते हैं बुग्याल, और साउथ इंडिया में इनको हम बोलते हैं शोलास। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैग्नोलिया पेड़ और लॉरेल पेड़, ये माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे माउंटेन के नीचे वाले एरिया में यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ही मिलते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हाइट के बेसिस पे हम अलग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन वो हम नहीं देखेंगे अभी, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बात कर लेते हैं मैंग्रोव्स की। तो मैंग्रोव्स को पता है दलदली, इनको लिटोरल फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं। लिटोरल और स्वैम्पी दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के एरिया में ये, जिसको हम बोलते हैं सुंदरी ट्रीज, सुंदरबन डेल्टा में। ठीक, इनको लिविंग रूट्स भी बोला जाता है ना। और या फिर नोमैटोफोर्स। ठीक है, और ये विविपेरस नेचर के होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच लावनी सिंगर गॉट पद्मश्री 2022 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सुलोचना चावन, बेला शिंदे, वैशाली सामंत या देवाकी पांडित? ठीक है, तो कौन है? तो आपको सिंपल सी बात है, लावनी कहाँ का डांस है? लावनी तो है पहले महाराष्ट्र का डांस। ठीक है, और किस लावनी सिंगर कौन है? तो ये हैं हमारी सुलोचना छावन। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अच्छा, महाराष्ट्र का मार्शल डांस क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। मार्शल डांस पता होना चाहिए क्या है, वो है मर्दानी खेल। मर्दानी खेल। वहीं हम मार्शल डांस थोड़ा और देख लेते हैं, है ना। आप मुझे बता दो कि मणिपुर का क्या है, मणिपुर का मार्शल डांस क्या है, और ये मिज़ो का क्या है, मिज़ोरम का क्या है, एमपी का क्या है, तमिलनाडु का क्या है, केरला का क्या है, इनके मार्शल डांस के नाम क्या क्या है? तो मणिपुर का है थांगटा। ठीक है, मिज़ोरम का है इनबुआ, एमपी का है मलखंबा, तमिलनाडु का है सिलम्बम, सिलम्बम, केरला का है कलारीपायट्टू। ठीक है, ये तो हो गया नाम। अच्छा, जैसे यहाँ पे लावनी सिंगर का पूछा है, वैसे मैंने दो क्वेश्चन और देखे हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक है पंथी डांस से एसोसिएटेड है, कि पंथी डांस के कौन कंपोनेंट है, और एक है पंडावनी डांस से एसोसिएटेड है, कि पंडावनी की कौन कंपोनेंट है। और ये दोनों कहाँ के हैं ये पता होना चाहिए, ये दोनों छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के डांस है। तो पंथी से आपको नाम याद आना चाहिए राधे श्याम बल्ले का, राधे श्याम बर्ले का। वहीं पंडावनी से आपको नाम याद आना चाहिए उषा बल्ले का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 5-6 बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और पंडावनी से एक और है तीजन बाई। ठीक है, अब राधे श्याम बल्ले से एसोसिएटेड आपको जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि इनको पद्मश्री मिला है कब? 2021 में। 2022 में मिला है सुलोचना चावन को, जो लावनी सिंगर हैं, और जो 2023 में मिला है उषा बल्ले को, जो कि पंडावनी से एसोसिएटेड है। ठीक है, और पंडावनी डांस जो है वो महाभारत को दिखाता है एक तरह से, ये ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक? ठीक है, कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा? सिंपल सी बात है, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है यही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। और साइंटिफिकली बोला जाए तो इसको बोलते हैं मैथेनॉइक एसिड, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, कहाँ मिलता है भाई? दुकान में तो मिलता नहीं है, ये मिलता है स्ट्रिंग डंक में। किसकी? मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में। और एक प्लांट की पत्तियों में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नेटल लीव्स।
नेटल लीव्स में भी यही मिलता है। और किस प्लांट की बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं डॉग प्लांट की बात, ठीक। और ये जो आप दिख रहे हैं ये ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मिलता है आपको बटर में और घी में। वहीं हम और एसिड की बात कर लें अगर, तो आप मुझे बता दीजिए कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किन चीज़ों में देखने को मिलता है? और एसिटिक एसिड बता दीजिए, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो सबको पता ही होगा, और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड मिलता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि हमारे हो गए ऑरेंज, लेमन। अच्छा, जो मेडिटेरेनियन रीजन है वो सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत जाना जाता है। कौन सा रीजन? मेडिटेरेनियन। ये आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये पाया जाता है विनेगर में। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल और बनाना में। वहीं टार्ट्रिक एसिड, टी फॉर टार्ट्रिक, टी फॉर टैमरिंड और ग्रेप्स में, और अनराइप मैंगोस में भी पाया जाता है। मैंगोस। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये हरी लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, कैबेज और टमाटो भी इसका एग्जाम्पल है। लैक्टिक एसिड तो आपको पता है कर्ड में, दूध, मिल्क में, दूध और दही में। एब्सकॉर्बिक एसिड जो मिलता है ये मिलता है आंवला में, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए बोलते हैं कि आंवले का जूस पीना चाहिए। वहीं आपसे मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, जो ऑक्सैलिक, अच्छा बता देता हूँ, ये ऑक्सैलिक एसिड जो है ये फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ, कैसे, कब, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आपको सर्च करना है, ये आपका काम है। और टमाटो का जो लाल रंग है वो किससे मिलता है? वो मिलता है जैसे हमारे खून का जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन से आता है। टमाटो का लाल रंग आता है वो आता है लाइकोपीन से। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपका काम ये है कि आपको सर्च करना है कि ऑक्सैलिक एसिड जो है फोटोग्राफी में कहाँ यूज़ में आता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द मॉकरीज रूल ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दैट ओवर द टाइम रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि पाटलिपुत्र जो है आज के टाइम पे हम उसको पटना बोलते हैं। तो मॉकरीज ने कहाँ पर रूल किया था? तो सिंपल सी बात है, ये हम क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने रूल किया था कन्नौज पे, ठीक है। और कन्नौज के लिए एक भीषण लड़ाई भी हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, या फिर कन्नौज स्ट्रगल, या फिर कन्नौज ट्राइंगल, ट्राइंगल भी हम बोलते हैं। कब हुई थी? ये हुई थी 790 एडी में। 3 डायनेस्टी के बीच में हुई थी कि हमें वो तीनों चाह रहे थे कि भाई कन्नौज जो है वो मतलब कि सेंटर था एक तरह से। थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको इंडिया का नक्शा तो पता ही है, तो कन्नौज यहाँ पर था। तो ये सब चाह रहे थे कि भाई ये हम इसको कंट्रोल कर लें ताकि एक तरह से सेंटर पे हमारा कंट्रोल हो जाए। तो उसी के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था 3 डायनेस्टी के बीच में। कौन कौन सी डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और माना जाता है कि मतलब ये बैटल जो है इसका कोई वो तो निकला नहीं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार ने काफ़ी टाइम तक कन्नौज पे, थोड़ा टाइम तक कन्नौज पर रूल किया। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन थे? ये थे नागभट्ट, पहले प्रथम। गोपाल थे पाल के फाउंडर,
और राष्ट्रकूट थे दंतिदुर्ग, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने हिरण्यगर्भ सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की थी, जिसको हम गोल्डन वूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हमें पता है राष्ट्रकूट के बारे में क्या, राष्ट्रकूट के एक राजा थे कृष्णा दी फर्स्ट, जिन्होंने बनाया कैलाश टेम्पल, जो कि स्थित है एलोरा की गुफाओं में। कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक का मतलब क्या है? एक बड़ा सा चट्टान थी, उसी को तोड़ तोड़ के उसी के मतलब उसको काट काट के मंदिर बनाया गया है, तो ये मोनोलिथिक है। और एलोरा में आपको पता होना चाहिए टोटल 34 गुफाएं हैं, उसमें से जो गुफा नंबर 16 है उसमें कैलाश टेम्पल है। और एलोरा की केव्स जो हैं वो तीनों रिलीजन के लिए हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म, तीनों के लिए। वहीं हम राष्ट्र के बारे में एक चीज़ और जानते हैं कि इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी मान्यखेत। ये नाम आपको याद रखना है, मान्यखेत, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, और जैसे कैलाश टेम्पल है वैसे ही कैलाशनाथ टेम्पल है। आप मुझे बता दीजिए कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो किसने बनाया था? कैलाश नाथ टेम्पल, तो ये बनवाया था पल्लवास के रूलर ने, जिनका नाम है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना कैलाश टेम्पल में और कैलाशनाथ टेम्पल में। ठीक है, चलते हैं आगे। विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड? तो आपको पता है कौन सी नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। क्लियर। और ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड आपको पता है एक अर्थ समिट हुआ था, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हुआ था रियो ब्राज़ील में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो ब्राज़ील में हुआ था। और कंक्लूजन में 3 टॉपिक के बारे में मुद्दा उठा। कौन कौन से? पहला था क्लाइमेट चेंज को लेके, मतलब डिसीजन लिया गया बेसिकली, आप ये समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और बायोडाइवर्सिटीज़ के लिए। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन तीनों के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए बनी UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ऐसे करके है ये इसका डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बना एजेंडा 21, और बायोडाइवर्सिटी बनी कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये ये है UNFCCC, इसका मेन एम जो था वो था रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो UNFCCC है, ये करवाती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, अभी जो कि रिसेंटली 24 में हुई है, जिसको हम COP29 बोलते हैं। 24 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी बाकू, जो जगह पड़ती है अज़रबैजान में, अज़रबैजान में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या पूछ लूँ मैं आपसे? अच्छा, आप मुझे बता दो कि एक मर्क्यूरी और उसके कंपोनेंट्स के लिए भी एक कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन का नाम क्या है? आया था जो, कौन लेके आया था? जापान लेके आया था, 2013 में आया था। चलो उसका इतना सब कुछ दे दिया मैंने हिंट, आप उसका नाम बता दो मुझे। ठीक है, चलते हैं आगे। विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट F. कर्ल, हेरल्ड W. क्रोटो एंड रिचर्ड E. स्मॉली इन 1985? तो इसका आंसर आपको पता है कौन सा है? फुलरिन। ठीक है, और आपको पता है कि हम बेसिकली 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में। फुलरिन का क्या पर और कितने होते हैं? तो कुछ ये होते हैं, ग्राफीन भी इसी का एग्जांपल है, नैनो ट्यूब भी इसी का एग्जांपल है, फुलरिन भी, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी।
ग्रेफाइट आपको पता है ये सबसे सॉफ्टेस्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट हमारा डायमंड है, हार्डेस्ट, ठीक है, सॉफ्टेस्ट होता है और गुड कंडक्टर भी होता है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। और इसकी खास बात क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट के साथ कितने, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, वहीं इसमें जो होता है एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े होते हैं। और फुलरिन की बात करें तो फुलरिन में एक कार्बन के साथ 60 कार्बन जुड़े होते हैं। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप मुझे बता देंगे कि ये डायमंड जो है वो शाइन क्यों करता है, बहुत चमकता है, क्यों चमकता है? तो उससे पहले ये मर्क्यूरी और कंपोनेंट से रिलेटेड कौन सा है, मिनीमाटा कन्वेंशन, मिनीमाटा, ये आपको नाम याद होना चाहिए, कन्वेंशन जो कि जापान में हुआ था, 2013 में हुआ था, ठीक है, कि मर्क्यूरी और उससे जो डिजीज़ वगैरह हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्या पूछा मैंने, हाँ, तो डायमंड जो है शाइन क्यों करता है, ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अन्नपूर्णा देवी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैंने लगा दिया, आपको बताना कौन सा है, रुद्रवीणा है, ये ताल है, तारा है, या सुरबहार है। तो आपको पता है कि अन्नपूर्णा देवी जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं रविशंकर, जो कि सितार से संबंधित हैं, और ये अन्नपूर्णा देवी जो हैं ये एसोसिएटेड है सुरबहार से। देख सकते हैं आप, सितार का एक मॉडिफाइड वर्जन है एक तरह से। और सुरबहार से और कौन कौन संबंधित है, और हैं इमरात खान, इमरात खान, वाहिद खान और इमदाद खान। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए अन्नपूर्णा देवी के बारे में कि ये बिलोंग करती हैं किस सेनानी घराने से, सेनानी घराने से ये बिलोंग करती हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि रविशंकर वगैरह तो सब मैया घराने से बिलोंग करते हैं, इनके पिताजी वगैरह सब। और अच्छा, ये रुद्रवीणा से बात कर लें, रुद्रवीणा से हमारे एक मेन कंपोनेंट एसोसिएटेड हैं जिनको हम बोलते हैं तानसेन, मियाँ तानसेन। मियाँ का टाइटल जो है वो अकबर ने दिया था, ठीक है, ये चीज़ है। इनका असली नाम है रामतनु पांडे, पांडे। ये बिलोंग करते हैं ग्वालियर या फिर रीवा घराने से, ठीक है। पहले ये रीवा के जो किंग हुए हैं रामचंद्र सिंह, उनके कोर्ट में थे, फिर बाद में अकबर ने बुला लिया तो ये अकबर के कोर्ट में चले गए, है ना। और इनको संगीत सम्राट के नाम से जानते हैं, संगीत सम्राट के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि नवरत्न थे, नवरत्न का एक पार्ट थे, इनके गुरु का नाम था हरिदास, हरिदास, कंफ्यूज नहीं करना, रविदास का हरिदास या हरिसेन थे, हरिदास इनके गुरु का नाम है। और इन्होंने कंपोज किया था ध्रुपद्स भगवान के लिए। साथ साथ इनकी 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स या 2 राइटिंग्स आप बोल लो, उनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली बुक है जिसका नाम है श्री गणेश स्तोत्र, श्री गणेश स्तोत्र। और दूसरी बुक है संगीत सार, ये इनकी राइटिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार, और इन्होंने ध्रुपद कंपोज किए थे भगवानों के लिए, ठीक। और क्या, अन्नपूर्णा देवी के बारे में तो हमें कुछ खास नहीं, इतना ही इन्फॉर्मेशन से सब कुछ हो जाएगा। इनके जो हस्बैंड हैं पति पंडित रविशंकर, इनके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सितार से संबंधित है, ये तो मैंने बता दिया, मैयर घराने से एसोसिएटेड हैं, और इनके गुरु का नाम है अलाउद्दीन खान, जो कि मैयर घराने के फाउंडर हैं, अलाउद्दीन खान, ठीक। और ये पहले इंसान हैं जिनको ग्रैमी मिला था, कब, 1968 में, किस कंपोजिशन के लिए, वेस्ट मीट ईस्ट के लिए, ठीक। और इनको सबसे ज़्यादा ग्रैमी मिल चुके हैं, कितनी बार, 5 बार मिले हैं। आपको पता है जो उस्ताद जाकिर हुसैन हैं जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, उनको 4 ग्रैमी से सम्मानित किया गया है, अब तक 4 मिल चुका टोटल। और ये दूसरे म्यूजिशियन हैं, सेकंड म्यूजिशियन जिसको भारत रत्न भी मिला था।
कब? 1999 में भारत रत्न मिला था। तो पहली म्यूजिशियन कौन थी? पहली म्यूजिशियन थी क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि हैं एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ठीक। और इनकी राइटिंग, इनकी कंपोजिशन है, एक रागमाला इन्होंने कंपोज की है, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई म्यूजिक। मेरी जिंदगी मेरा गीत, जो भी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। और इनके भाई हैं उदय शंकर। इनके बारे में एक ही चीज़ पूछता है, बार बार पूछता है कि इन्होंने एक मिक्स डांस बनाया था जिसका नाम रखा हाई डांस। यूरोपियन और स्टाइल और इंडियन स्टाइल को मेरे ख्याल से शायद इन्होंने मिक्स कर दिया और एक डांस बनाया जिसका नाम दिया हाई डांस। तो इतनी चीज़ें आपको पंडित रविशंकर से के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। Which of the following articles of the Constitution of India lays down that the allocation of seat in Council of State, Council of State का मतलब राज्यसभा, to be filled by representative of the states and the union territories shall be in accordance with the provisions in the behalf contained in the 4th schedule। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा दे रखा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 81, 82, 83, 84। तो 81 में तो आपको पता है, क्या पता है कि इसमें लोकसभा का कंपोजिशन दे रखा है ना। क्या बोला है इसने इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में बोला है कि मैक्सिमम लोकसभा के पास 550 सीट हो सकती हैं, जिसमें से 530 जो हैं वो स्टेट्स से आएंगी और 20 जो हैं वो यूटी से आएंगी, और ये दोनों सीटें जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगी। इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। 82 में दे रखा है रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। किस तरह से रीएडजस्टमेंट होगा? क्या रीएडजस्टमेंट होगा? आफ्टर ईच सेंस। ठीक। वहीं 83 की बात करें तो 83 में ड्यूरेशन दे रखा है दोनों हाउसेस का। टेन्योर लोकसभा का कितना होता है और राज्यसभा का कितना होता है? तो लोकसभा का तो होता है 5 साल, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, पर इसके मेंबर का टेन्योर होता है। इसके मेंबर का क्या टेन्योर है कि हर 1/3 जो है वो रिटायर हो जाएंगे आफ्टर 2 years। तो मतलब क्या है, हर एक मेंबर जो है वो 6 साल तक मैक्सिमम हो सकता है। ये राज्यसभा के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है आर्टिकल नंबर 80 में। कितना है? 250 मैक्सिमम सीटें होंगी, जिसमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड सीटें होंगी। कहाँ से? स्टेट्स एंड यूटीज। और जो 12 हैं वो नामित होंगी, नॉमिनेटेड होंगी बाय प्रेसिडेंट। किस फील्ड में? फील्ड का नाम है लिसैस, ऐसे याद करते हैं। लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस। क्लियर? तो ये चीज़ कौन नॉमिनेट करेगा? नॉमिनेट कौन करेगा अभी बताया मैंने। तो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है। और हम थोड़े से और आर्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 84 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन दे रखा है किसका? ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। और 85 में क्लॉजेज हैं। तो पहले क्लॉज में क्या दे रखा है और दूसरी क्लॉज में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 81 के पहले क्लॉज में दे रखा है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है, कितने सेशन होंगे पार्लियामेंट में? टोटल 3 सेशन होंगे। बजट, मॉनसून और विंटर का। और समन कौन करेगा इसको? समन करेगा कौन? और 85 क्लॉज 2 में दे रखा है प्रोरोगेशन, प्रोरोग कौन करेगा? और डिसोल्यूशन कौन करेगा? तो ये कुछ चीज़ें, ठीक है। तो समन करेंगे हमारे दादाजी प्रेसिडेंट महोदय। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट 2 बार एक साल में होना, पार्लियामेंट का सेशन होना बहुत ज़रूरी है। और
6 मंथ का 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा भी लिखा गया है। और बजट आपको पता है फरवरी और मई में होता है ये सत्र, और मानसून सत्र जो अभी चल रहा था जुलाई अगस्त में, और एक विंटर वाला होगा जो होगा नवंबर दिसंबर। ठीक। और प्रोरोग कौन करता है? अच्छा, प्रोरोग आपको याद रखना है सेशन होता है, और यहाँ पे ये हाउस होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। सेशन जो है वो प्रोरोग कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और एक टर्म है एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब स्थगित करना, तो लोकसभा के केस में अलग है, राज्यसभा के केस में अलग है। तो आप पता होना चाहिए डिसोल्यूशन जो है राज्यसभा का नहीं हो सकता क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। लोकसभा को कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट। वहीं एडजॉर्न की बात करें, एडजॉर्न आप जब आपने देखा तो होगा, जो वकील बोलते हैं एड कोर्ट इज एडजॉर्न, कोर्ट इज एडजॉर्न, मतलब कि स्थगित किया जाता है। तो लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। वहीं हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर की। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ है। और कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए उसका, है ना, ये नहीं कि मतलब कोई और ऑफिस भी चला रहा है। ठीक है। और एज का बेसिकली है, एज क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के केस में लोकसभा के केस में 25 साल और राज्यसभा के केस में 30 साल। ठीक है, इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। ठीक, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इन द ईयर 1925 who extracted lipids from erythrocyte sample and found that lipids monolayers are good for measuring molecular surface area versus lateral pressure। तो इसका सिंपल सा आंसर है गॉटर एंड ग्रेंडल, दो साइंटिस्ट। ठीक है, इनको आपको बस नाम याद करना है क्योंकि ऐसा चीज़ से संबंधित और कुछ चीज़ें याद नहीं करनी है। इन्होंने लिपिड्स एक्सट्रैक्ट किए थे, बस इतना चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, और को कुछ खास पता नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस। तो सीक्वेंस बताना है। लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, मॉडवेट। अच्छा, मॉडवेट क्या होता है? ये होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड सर्विस सॉरी टैक्स। कब स्टार्ट हुआ था? ये 1986 में लाया गया। ठीक है, ये चीज़। तो सीक्वेंस क्या है? तो आप नॉर्मली समझो सीक्वेंस क्या होना चाहिए। भैया देखो, पहले ज़मीन लोगे के तभी तो उसका टैक्स दोगे, फिर सेल करोगे, फिर उसमें मॉडिफाइड वैट लगेगा, फिर लास्ट में जब सर्विस प्रोवाइड करोगे तभी तो है। तो 1 2 3 4 ही तो होगा। क्लियर? आप नॉर्मल जनरल थिंकिंग के हिसाब से सोचो, ज़्यादा मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से मत सोचो। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सीक्वेंस तो यही होना चाहिए, तो यही सीक्वेंस होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाल किंग पैट्रोनेज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 8th सेंचुरी वॉज फाउंडेड। विक्रमशिला किसने बनाई थी? उसी इंसान ने बनाई थी जिसने सोमापुरी यूनिवर्सिटी भी बनाई है। अब बता दो मुझे, ये दोनों किसने बनाई है? तो ये बनाई है हमारे धर्मपाल ने। ठीक है, वहीं जो हम गोपाल की बात करते हैं जो कि फाउंडर हुए हैं पाल डायनेस्टी के, उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाई है उदांतपुरी। ठीक। ठीक। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है और ये किसने बनवाई है और इसको तोड़वाया किसने फिर बाद में? तीनों चीज़ें। तो ये है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बनवाया था कुमार गुप्त वन ने। गुप्ता रूलर थे कुमार गुप्त वन। और तोड़ा किसने था? इसको तोड़ा था जो मोहम्मद गौरी का वन ऑफ दी स्लेव था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यही है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड पर मंथ टू गर्ल स्टूडेंट, लड़कियों को, स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल अंडर तमिलनाडु पदुमई पेन स्कीम, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन 2023। ठीक,
तमिलनाडु से की ये स्कीम है। इसके अंडर लड़की जो स्टूडेंट हैं उनको कितना पैसा दिया जाता है हर मंथ, तो वो दिया जाता है 1000 रुपये। और तमिलनाडु के हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली स्टेट था जिसने मिड डे मील स्टार्ट करी। ठीक है, मिड डे मील। और इसकी तमिलनाडु की एक और स्कीम है जिसका नाम है क्या था, कलाईगनार, कलाईगनार। मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। मगलीर उरिमई हो गई स्कीम, ये भी वुमेन के लिए है। ठीक है, उनको मतलब कि पैसा मिलेगा फॉर अनपेड डोमेस्टिक वर्क, ये इसका एम था। ठीक है, उन वुमेन को जिसकी फैमिली इनकम जो है, कंडीशन है ये, वो लेस देन 2.5 लाख रुपए है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कितना मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा, 1000 रुपये प्रति मंथ। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ आपको पता चाहिए। कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ठीक है, चलते हैं आगे। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर और खारिफ एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। किसके लिए पूछा गया है? क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप तीनों को देती है। ठीक है, और पहली बात कब कब लॉन्च हुई थी, तो 2016 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तीनों को देती है। तो खारिफ को कितना देती है, खारिफ को देती है 2%। ठीक है, प्रीमियम। राबी को कितना देती है, राबी फसलों को देती है 1.5, और कमर्शियल फसलों को देती है सबसे ज़्यादा 5%। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया पूछा है, स्टार्टअप इंडिया नहीं, ध्यान देना। क्या पूछा है, स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था और कब आई थी? ये तभी आई थी जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। कौन से साल, अभी बताया मैंने, 2016 में। ठीक, और किसके लिए है ये? टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन नेशनल वाइड, या फिर टू फैसिलिटेट बैंक लोन फॉर ST/SC वुमेन्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, या टू सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, मैंने अभी बताया स्टैंड अप। ये स्टैंड अप मतलब कि खड़े करने के लिए। तो किसके लिए है ये? टू फैसिलिटेट लोन्स फॉर ST/SC वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स। कितना लोन मिलता है? तो लोन जो होगा वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिल सकता है। ठीक है, और इसका बेसिकली आप ऐसा समझो, इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इनोवेशन बाय क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स। ठीक, तो ये इसका बेसिक जो है एम था या ऑब्जेक्टिव था, इस तरह से आप याद कर लो। ठीक है, वैसे और भी हैं स्कीम, जैसे आई हैं, कौन कौन सी आई हैं अब तक आई हैं, जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया, दोनों के बारे में मुझे बता दो आप। ये कब आई, ये कब आई, और क्या काम था इसका? मेक इन इंडिया आई थी आपकी 2014 में, और ये आई थी 2015 में। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मेक इन इंडिया हो जाएं, मतलब कि इंडिया को एक तरह से ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती थी स्कीम, ताकि अदर कंट्रीज इसको, इंडिया को ऐसे देखें। ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ मैं पूरा,
इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। वहीं डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया का मेन एम क्या था? इसका एम था कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं, जो लोगों को मिलती हैं, वो सब ऑनलाइन डिजिटल हो जाए, ताकि हर इंसान घर बैठे बैठे वो फैसिलिटी पा सके। तो एंश्योर गवर्नमेंट सर्विसेज शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन डिजिटली या ऑनलाइन, कैसे भी मान लो, सबसे सिंपल भाषा में। और इसके 3 पार्ट थे जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद करना है। कौन कौन से? पहले पार्ट को हम बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड है डिजिटल सर्विस। तीसरा है डिजिटल लिटरेसी। ये 3 पिलर बोल लो, 3 पार्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको, ठीक। 3 की नोट्स बोल लो। ये डिजिटल इंडिया के 3 मेन पिलर्स थे, ऐसा बोल लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। Which fundamental duties applies on when you see a few students on their educational trip to Humayun Tomb writing their names on the wall? तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई होती है कि बच्चे जो हैं पिकनिक ले गए, उनको जो हुमायूं टॉम्ब है उस पर अपना नाम लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये लव्स जेड, ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? तो उससे पहले आपको बताना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कोई सा आर्टिकल में आती हैं। आर्टिकल 51A में आती हैं। किसका पार्ट है? तो ये पार्ट 4A का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए कि ये किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी? तो ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नॉन जस्टिसेबल हैं ये, इनको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। और कहाँ से ली गई थी? यूएसएसआर से ली गई थी, ठीक है। और कौन सी कमेटी बनाई गई थी इसके संदर्भ में? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी पता होना चाहिए आपको। इसने 8 रिकमेंड करी थी, उसमें से 5 ली गई थी, 5 खुद से जोड़ दी गई थी। मतलब कि इनिशियली 10 थी, अब कितनी है? अब 11 है, क्योंकि जो के वाली है 51A के जो है ना, ये ऐड की गई है किस अमेंडमेंट से? तो ये ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में। कौन कौन सी है? तो हम उसको याद करते हैं ऐसे, लगाया नहीं मैंने यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे भी प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी दिखा रखे हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, यही होगी इससे रिलेटेड। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, ये है 51A का डी से डिफेंड। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये है 51A का सी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट यानी ग्रीनरी, तो ये है 51A का जी। तो हमने याद की थी बड़े बेहतरीन तरीके से। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? तो आपको पता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें से पहली और तीसरी जो कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी, सिर्फ दूसरी वाली है जो कांग्रेस ने अटेंड की थी। और कांग्रेस की तरफ से गए थे हमारे महात्मा गांधी जी दूसरी वाली में। क्यों गए थे? क्योंकि 1931 में एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। आपको पता है सीडीएम चल रहा था, उसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी, जैसे कि जो भगत सिंह हैं उनको रिहा कर दो, या फिर जितने भी आपने जेल में बंद कर दिए उनको रिहा कर दो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की उनको वापस कर दो, और सॉल्ट जो है वो कोई भी बना सके, टैक्स वैक्स नहीं लगना चाहिए, ये सब। और कुछ इरविन ने डिमांड रखी कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लीजिए, जो सीडीएम है इसको बंद कर दीजिए, है ना, ये सब डिमांड रखी। तो इरविन ने कुछ डिमांड मानी, गांधी जी ने कुछ डिमांड मानी। तो उसके बाद जो है 1931 के बाद, इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया,
है ना। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको रिप्रेजेंट किया, ये चीज़ है। और ठीक है, फिर क्या बोलते हैं 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, ये जब पैक्ट हुआ ये हुआ था मेरे ख्याल से मार्च मई के टाइम पे, और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दिसंबर के टाइम पे हुई थी, सेकंड वाली विंटर के टाइम पे। ठीक है, इसमें गांधी जी ने पार्ट लिया, पर गांधी जी को लगा कि इससे भाई कुछ तो वो निकल नहीं रहा, कुछ फल मिल नहीं रहा इससे, है ना। तो फिर जब वहाँ से आए इन्होंने वापस सीडीएम लॉन्च किया, पर इस बार क्या है ये धर लिए गए और सारे जितने भी नेता थे इन सबको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 3 हुई थी 1930 1932, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है लंदन में होती थी, अब पता है कि लंदन जाना पड़ता था तो पैसा चाहिए भाई, तो बहुत कम लोग जा पाते थे। एक इंसान थे जिन्होंने तीनों में पार्ट लिया था, वो थे हमारे कौन से, वो थे हमारे BR अम्बेडकर। ठीक, वहीं हम बात कर लें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो ये किसने बनाई थी, तो आपको पता है ये 1920 में एमएन रॉय ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनाई थी। ठीक है, फिर इसको 1924-25 में कानपुर में बनाया गया। ठीक, इतनी सी बताना चाहिए। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अच्छा यहाँ पर मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और जो मुस्लिम लीग है वो आपको पता है 1906 में बनी है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। और जिन्होंने फॉर्म किया उनका नाम है सलीमुल्ला और आगा खान। सलीमुल्ला और आगा खान। ठीक, हम अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो कि बनाई गई है किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब इनके बारे में थोड़ी सा बात करते हैं क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। पहली चीज, चित्तरंजन दास। ठीक है, इनको नेताजी बोलते हैं, टाइटल है इनका नेताजी। और आपको पता है क्या, आपको पता है कि गांधी जी को जो टाइटल मिला है फादर ऑफ नेशन वो इन्होंने ही दिया था। इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोला, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक पहले हरिपुरा का सेशन हुआ था 1938 में, फिर 1939 में त्रिपुरी का सेशन हुआ था। ये त्रिपुर कहाँ पड़ता है, MP में पड़ती है जगह। यहाँ इसका सेशन हुआ, ये भी सुभाष चंद्र बोस इसको जीत गए और उनको प्रेसिडेंसी मिल गई INC की, मतलब ठीक है। बट क्या है, जो गांधी जी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे पट्टाद, इनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है, वो हार गए थे। तो गांधी जी ने बोला कि उसकी हार यानी कि मेरी हार। तो फिर क्या है, इसके बाद इन्होंने ये त्रिपुरी सेशन से सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और INA जो है वो सेकंड टाइम में सुभाष चंद्र बोस के अंडर आई थी, इन्होंने एक रेजिमेंट का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा था, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और साथ साथ क्या आपको पता है कि ये हिटलर से मिलने जर्मनी भी गए थे, जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, और मिले भी, एक फेक नाम लेके गए थे। इन्होंने जो नाम यूज़ किया था वो नाम पूछ लेता है कि कौन सा नाम इन्होंने यूज़ किया था, तो इन्होंने यूज़ किया था ऑरलैंडो, ऑरलैंडो मोज़ाटे। ये नाम यूज़ करके ये हिटलर से मिले थे, और हिटलर से बात करने के बाद हिटलर इनका फ़ैन हो गया था, दीवाना हो गया था इनकी बातों का। ठीक है भाई, सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है थ्रू आउट द हिस्ट्री जो मतलब बेहतरीन से बेहतरीन है, जितना आप उसके बारे में जानोगे तो वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि बाकी कैरेक्टर खराब है, लेकिन इनके बारे में अगर जानोगे तो आपको मोटिवेशन सब कुछ फील होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बाकी हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। थ्रू विच रूट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट, तो आपको पता होना चाहिए
कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए रेलवे, चलो एयर तो मान सकता हूँ, रेलवे कैसे, समुद्र में क्या रेलवे चलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, तो रेलवे तो यहीं पे कैंसिल हो गया। रेलवे कैंसिल हो गया तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, सी एंड ए। तो समुद्र रास्ते से और एयर के रास्ते से। अच्छा बता दो, एयर से मतलब एयर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरपोर्ट किस स्टेट में है भारत के, किस स्टेट में, ये है यूपी में। और एक प्रोजेक्ट है नेशनल, इंडिया का, इंटरनेशनल तो नहीं बोलूँगा, नेशनल प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। किन 4 सिटीज़ को वो कनेक्ट करता है और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, तो ये है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करता है। इसकी टोटल लेंथ है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ यही इसलिए बता रहा हूँ ना, 5846 किलोमीटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो 4 मेजर सिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में बहुत सवाल बने हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट दिस साइज ऑफ पीपीएलओ। पीपीएलओ यानी कि प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनका साइज कितना हो सकता है, 30 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर। तो भाई इसका साइज होता है 0.1 नैनोमीटर से 0.3 नैनोमीटर तक, इतना होता है। वहीं हम बात कर लें, आपको पता होगा कि 0.5 से 1 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है। ये साइज है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और पता होना चाहिए आपको कि जो पीपीएल होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये इनकी खासियत है। इनमें क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल तो हर चीज़ में नहीं होती, बहुत किसी सेल में सेल वॉल नहीं होती। किन किन में होती है, ये सिर्फ पाई जाती है प्लांट्स में, फंगाई में, बैक्टीरिया में और एल्गी में। इन चारों के अलावा किसी में सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। सेल वॉल होती क्या है, देखो ये सेल है, इसके ऊपर एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, हाँ? लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये इसका ये बेसिकली फ्रीली मतलब परमेएबल होती है, मतलब कि कोई भी आ जा सकता है, किसी को रोकती नहीं है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल होती है। पर प्रिएम्बल लिख दिया मैंने, दिमाग मेरा ज़्यादा काम कर रहा है। परमेएबल, ठीक है। और हाँ, अच्छा एक टर्म, एक मैं नाम लिखता हूँ, आप बताना ये क्या है। प्लास्मोडेस्मेटा, प्लास्मोडेस्मेटा, ये नाम आपने सुना होगा। अब मुझे बता दीजिए इसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा वहीं बात कर लें प्लांट, तो प्लांट में सेल वॉल किससे बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। फंगाई में चिटिन की बनती है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है, ग्लाइकेन की। और एल्गी में बनती है ये पैक्टिन की, या फिर इसको सेलुलोज भी कह लो, सेलुलोज की भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने पूछा था, क्या पूछा था, प्लास्मोडेस्मेटा क्या है, तो प्लास्मोडेस्मेटा बेसिकली एक टनल है बिटवीन 2 सेल वॉल ऑफ प्लांट, टनल बिटवीन 2 सेल वॉल ऑफ प्लांट, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब ये समझ लो आप, एक सेल ये है प्लांट का, एक सेल ये है, ठीक है। इसके बाहर जो सेल वॉल है, इसके बाहर जो सेल वॉल है, ये आप इसके बीच में एक टनल है ना। ये दोनों आपस में बात करते हैं, वो बोलता है तुम मुझे चाय दो, ये बोलता है तुम मुझे बिस्कुट दो। तो इस तरह से ये आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, उस टनल को बोलते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। साथ साथ मैं थोड़ा और ऑर्गेनिज्म दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो कितने से कितने का होता है, 10 से 20 नैनोमीटर का होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो 1 से 2 नैनोमीटर का होता है। पीपीएलओ आप ये देख चुके हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वायरस वहीं पे 0.02 से
0.2 नैनोमीटर के होते हैं। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन अभी आपने देखा कि ऐसा बना है तो आगे भी बन सकता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।